जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महतो एकेडमी में। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान के सेट 4 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। क्योंकि ये सेट 4 हमारा टर्म 1 का क्वेश्चन आंसर है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होगा इसमें। तो ये हमारे झारखंड बोर्ड और झारखंड पॉलिटेक्निक परीक्षा दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो हमारा जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है और इसमें आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये दोनों के बीच हमारा जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें जब हम लोग एक अभिलंब डालेंगे इस परावर्तक पृष्ठ पर, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा और दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि परावर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री का आधा होगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो हमारा जो है किसी भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो उसमें मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, और जो परावर्तक पृष्ठ जिस वृत्त का भाग होता है उसका केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख अक्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा। हमारा फोकस दूरी दिया गया है, हमको वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो जो है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी 2 गुने, और f का मान कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, 32 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। हमको अवतल दर्पण से सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो बिंदु होता है, बीच का बिंदु होता है, उसको ध्रुव कहते हैं, और एक फोकस बिंदु होता है। ठीक है, अब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में जब हम लोग किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका हमें जो है सीधा, आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव और फोकस के बीच में अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका सीधा, आभासी और बड़े आकार का प्रतिबिंब यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर ए, गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो मिरर होता है वो बड़े एरिया को कवर कर लेता है, जिसके कारण गाड़ी के चालक को बाहर के साइड देखने में सुविधा होता है। और आगे जैसे दिया है कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और सूक्ष्मदर्शियों में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। जल में जब हम लोग सिक्का यानी बाल्टी में जल भर के उसमें सिक्का डाल देंगे तो वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई हमको देता है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख पथ से विचलित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र होगा। प्रकाशिक केंद्र से जब हमारा कोई भी किरण गुजरता है तो वो अपने मुख पथ से विचलित हुए बिना ही गुजर जाता है। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, अब इसमें ये प्रकाशिक केंद्र ओ हो गया, वो प्रकाशिक केंद्र है, और इस बिंदु से अब कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो अपने मुख पथ से विचलित हुए बिना ही गुजर जाती है। ऐसा ही अवतल दर्पण में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के जो है मुख अक्ष के समांतर जो भी हमारी किरणें आती है समांतर, वो क्या करती है, उत्तल लेंस से टकराने के बाद एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है, हमारे मुख अक्ष के एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है, इसी कारण इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुतली जो है नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। तो हमारे सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, और जो है दूर बिंदु अनंत होता है। हमारा सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो हमारा जो मानव नेत्र वो हमारा उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का बना होने के कारण वो किस प्रकार की प्रकृति देगा, तो हमारा वो हमेशा जो है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब देता है। अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समंजन क्षमता के घट जाने के कारण जरा दूरदृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है।
तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो फोकस दूरी को समायोजित करता है उसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए समंजन क्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कहने का अर्थ होता है कि उसके जो अभिकारक में तत्वों के परमाणु का कुल दरमियान उत्पाद के तत्वों के परमाणु के कुल दरमियान के बराबर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर जो है देखिए, ये हमारा फेरस का 3 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 3 ही परमाणु है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन का 4 दूनी 8 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 8 ही परमाणु है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 का गुणांक लगाने से 4 परमाणु हो गया अभिकारक में और उत्पाद में भी 4 ही परमाणु है। अतः ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा अभिक्रिया जो है ये संतुलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो उपचयन कहने का अर्थ होता है कि किसी भी तत्व में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये CuO है, हमारा जो है कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण कर रहा है। हमारा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और जो है क्या है हमारा कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन उपचयित। हाइड्रोजन जो है उपचयित हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और अभिकारक जो है अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल दरमियान अभिकारक के कुल दरमियान के बराबर होता है। हमारा दरमियान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दरमियान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। इसी कारण हमारा जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल दरमियान जो है उत्पाद के कुल दरमियान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, CH4 प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हमारा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है इस अभिक्रिया में, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए क्या है जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है? तो ए हमारा जो है वो धातु कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? तो नीला पत्र तो जो है हमारा अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो हमारा यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा जो है CH3COOH ये हमारा एसिटिक एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये तीनों हमारा अम्ल है, अर्थात जब इसमें नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो वह लाल कर देगा उसको। लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्षार है जो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करेगा। ये जो है लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट दिया गया है कि यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट और इसमें 5 अणु जो है जल मौजूद है, क्रिस्टलन का जल मौजूद है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा धोने का सोडा है, इसका उपयोग हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्ल गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है H+ आयन देता है, इसी कारण जो है वो अम्ल गुण को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ ABCD दिया गया है, pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 दिया है। यह पदार्थ कौन क्षारक है? तो हमारा जो है 7 जिसका pH मान होता है वो हमारा उदासीन विलयन होता है। अगर 7 से कम हो तो वो हमारा अम्ल हो जाएगा और अगर 7 से ज्यादा हो तो हमारा क्षार हो जाएगा। यहाँ पर 7 से ज्यादा किसका है, क्योंकि हमको क्षार पता करना है, क्षारक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 हो जाएगा। हमारा जो डी पदार्थ है उसका pH मान 14 है जो कि एक क्षार है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो हमारा यहाँ जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके दो पदार्थ सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इसको जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक प्रकार का सूर्य के प्रकाश द्वारा किया गया वियोजन अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम
उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवहन। और संवहन का काम जो है संवहनी ऊतक करता है, जो रक्त है। रक्त हमारा संवहनी ऊतक है जो क्या करता है, भोजन और अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश संश्लेषण में। बाकी जल का आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता होता है और क्लोरोप्लास्ट का भी आवश्यकता होता है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है इसका, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणी संभोजी पोषण होता है मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहां होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव में वो टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम ऊतक के द्वारा यह क्रिया किया जाता है। जाइलम ऊतक जो है वो जल और खनिज लवण का वहन करता है जड़ों से। ठीक है, आगे हमारा है, किस जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनन प्रक्रिया द्वारा वह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये हमारा कायिक प्रवर्धन जनन को दर्शाता है। ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है जिसमें कायिक प्रवर्धन जनन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंकुरन कहा जाता है इस प्रक्रम को। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंब वाहिनी में निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है, क्योंकि जल विद्युत संयंत्र में बड़े आकार का डैम बनाना होता है जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र को वो नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल के उपयोग की क्या सीमा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह अत्यधिक महंगा है। सौर सेल जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि उसमें सिल्वर का उपयोग करते हैं, इसीलिए वो अत्यधिक कॉस्टली आ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अत्यधिक महंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमा है? तो नाभिक ऊर्जा के उपयोग की सीमाएं हैं कि नाभिक की अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। नाभिक की अपशिष्ट क्या है? तो नाभिक ऊर्जा जो हम लोग जनरेट करते हैं उससे हमारा क्या होता है, नाभिक की अपशिष्ट जो उसका बचा हुआ पदार्थ है उसका भंडारण करने में हम लोग को समस्या आती है, क्योंकि वो जो उसका अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे लिए, हमारे आसपास पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, इसलिए इसका भंडारण में समस्या आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CNG, संपीड़ित नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हम लोग का सबसे अधिक अच्छा होता है CNG का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप विद्युत संयंत्र में जो हमारा जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। ताप विद्युत संयंत्र में हम लोग कोयला का उपयोग करते हैं ताप को जनरेट करने के लिए, इसलिए ताप विद्युत संयंत्र में हमारा जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है। जीवाश्म ईंधन में आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हमारा जीवाश्म ईंधन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।